हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं आप अभी? एग्ज़ाम टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम आपके लिए जो है सभी पेपर्स का एनालिसिस लेके आए हैं। और इससे पहले जो था, हमने अपने सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हुए थे उनका एनालिसिस किया था, सारे पेपर्स का। अब हम यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के आपके पेपर चल रहे हैं डीएलएड के, तो यहाँ पर हम इन पेपर्स का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो है फर्स्ट पेपर आपका एजुकेशन का था, तो इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र था ये आपका, हम इसका आज सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जुड़ जाइए और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे आप अपने दोस्तों को, भाई को, बहनों को जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस टारगेट एग्जाम ओनली बैच से जुड़ सकें और जो है यहाँ पर अपना पेपर सोल्यूशन कर सकें अच्छे से। ठीक है, पूरा सटीक यहाँ पर आपको पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर सोल्यूशन। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें आप मुझे, जब पेपर सोल्यूशन मैं पूरा करा दूं, कि आपका स्कोर इसमें क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का जो नाम आपको पता ही है क्या है, कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा गणित की पठन लेखन क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर सोल्यूशन, ये पेपर आपका हुआ है 7 अप्रैल 2025 को हुआ है। ठीक है, आज हुआ है, यानी कि आइए हम देखते हैं अपना पेपर, देखने कैसा आया था। ये हमारा पेपर है, देखिए। तो सभी पेपर में सेम ही 2 घंटे का टाइम होता है एजुकेशन के पेपर में, और क्या है 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये आपको हेडलाइन दी जाती है कि सभी प्रश्न जो है करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम अपना पहला वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपना पहला देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आया है हमारा, वो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार है वो क्या नहीं है? योग ऋण नहीं है। क्या नहीं है? योग ऋण नहीं है। यहाँ पर तद्भव, तत्सम और देसी, ये हमारे शब्द क्या होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन योग ऋण नहीं होता है। तो अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वो था सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि आक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आक्षिप्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं? डा और ढा। डा और ढा हमारा क्या होता है? आक्षिप्त व्यंजन होता है। तो सेकंड वाले का फर्स्ट वाला आंसर जो है वो सही होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो थर्ड था कि थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो थर्ड क्वेश्चन ये था, जिससे बैठा नहीं जाता वाच्य उदाहरण है। तो आपको बताना है ये जो वाच्य दिया है ये किसका उदाहरण है? भाववाचक का है, कर्मवाचक, कर्तावाचक या उभयवाचक? तो ये हमारा जो उदाहरण है ये है भाववाचक, की कोई अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो थर्ड वाले का भी हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। ये पूछा गया है, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपसे जो है गणित के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 4th सेमेस्टर में आपको जो थोड़ी बहुत बेसिक गणित भी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? आपको बताइए परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या हमारी जो फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला होता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पूछा गया था, वो था कि श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपका इसमें भी फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा, सघोष और घोष। क्या होंगे? सघोष और घोष। ये हमारे क्या होते हैं? श्वास के आधार पर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या था 6 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संख्या के दाहिनी ओर संख्या रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसके दाहिनी ओर वह संख्या रखेंगे तो वो क्या होगी? वह संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? कितना बढ़ जाएगी? वो 10 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना क्या है 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची वो होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो यहाँ पर 7th का सेकंड नंबर हमारा सही होगा। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो है देवनागरी लिपि नहीं है। तो देवनागरी लिपि इसमें किस भाषा की नहीं है?
तो यहाँ पर जो गुजराती भाषा है उसकी जो है देवनागरी लिपि नहीं है, तो 8 का थर्ड वाला क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, 8 का थर्ड वाला नंबर जो है वो सही माना जाएगा। अब इसके बाद जो 9 नंबर दिया है, इसके बाद जो 9th वाला पूछा गया है वो है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द आपको बताना था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है 9 का जो पहले नंबर वाला दिया है यही हमारा शुद्ध वर्तनी माना जाएगा। ठीक है, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर जो हमारा था 10 नंबर था कि सोच समझ कर खर्च करने वाले को कहते हैं। जो सोच समझ कर पैसों को खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। तो इसका 10 नंबर का फोर्थ वाला ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो दिया है आपका मैथ से रिलेटिव क्वेश्चन है। वो है कि संख्या आपको दी है ये, इसमें 5 का अंकित मान बताना है। तो 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 का अंकित मान क्या होता है? तो यहाँ पर 5 का अंकित मान, अब यहाँ पर जो हमसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो दी है, संख्या दी है आपको, इसका आपको क्या बताना है? 5 का अंकित मान बताना। क्या बताना है? 5 का अंकित मान बताना। अंकित मान को ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है जो अंकित मान दे रखा है। तो जातीय मान आपको पता है वो जो संख्या पूछी जाती है उसका जातीय मान वही संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। और आपसे अगर स्थानीय मान पूछा जाता तो स्थानीय मान यहाँ पर 500 होता। ठीक है, तो अब ऐसे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वो है कि उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होता है? आपको पता होगा क्या होता है। तो उपकार का जो विलोम होता है वो होता है अपकार होता है। क्या होता है? अपकार। उपकार का अपकार होगा। तो थर्ड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। तो 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या होती है वो क्या होती है? 100 होती है। क्या होती है? 100 होती है सबसे पहली संख्या। अब इसके बाद देखते हैं अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि वसन शब्द का अर्थ है। क्या इसका? वसन शब्द का अर्थ है तो क्या है? कपड़ा। यहाँ पर हमारा कपड़ा राइट होगा। ठीक है, कपड़ा जो है फर्स्ट में दिया है तो फर्स्ट वाला जो हमारा राइट होगा, 14 का फर्स्ट होगा। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, 15 नंबर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है। क्या है? लेखन एक क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें बालक के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। क्या है? बच्चों को क्या है? बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है माउंटेंसरी का। किसका? माउंटेंसरी। यहाँ पर 15 का थर्ड होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि 15 में से आपको कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम अपना जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पहला पूछा गया है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं और नाम लिखिए। तो स्वर के आपको पता ही है कितने भेद होते हैं। स्वर जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हास्व स्वर, पहला क्या होगा? हास्व, हास्व और दीर्घ। ठीक है, दूसरा दीर्घ होगा और जो तीसरा आप पूछा जाएगा वो होगा प्रलुप्त। ठीक है, ये स्वर आ जाएंगे इस तरीके से। बस इतना सा लिखना था आपको, तो ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 17 नंबर क्वेश्चन था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें क्या है? लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। लिंग वचन कारक और लिंग वचन और क्या है? कारक और काल। ठीक है, काल के साथ क्या होता है? काल के क्या होगा? काल के अनुसार जो क्या होते हैं? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन।
जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो 18 नंबर क्वेश्चन था कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं आपको पता है किसे कहते हैं। सम संख्या जो है वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती है, वो हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, ठीक है, 12, ये हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर, वो था रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, एक सरल, संयुक्त और मिश्रित। क्या होता है, सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, पहला सरल वाक्य, और इसके बाद क्या आएगा, संयुक्त वाक्य, थर्ड हमारा क्या आएगा, थर्ड जो आएगा वो होगा मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मिश्र वाक्य कैसे बनता है कि मतलब जो 2 से ज़्यादा मतलब संयुक्त वाक्यों को मिलाकर बनता है, वो हमारा क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। और सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होता है, 2 संयुक्त वाक्यों को मिलाकर बनता है, वो हमारा संयुक्त वाक्य। 2 सरल वाक्यों को मिलाकर जो बनते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर केवल इसके नाम ही लिखते, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनके बारे में नहीं लिखना था। अब इसके बाद पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको पता ही होगा गणेश शब्द का क्या है, विनायक होगा, गणपति होगा, लंबोदर, गजानन। क्या था, विनायक, विनायक, ठीक है, गणपति, और क्या कहते हैं गजानन को, लंबोदर। ठीक है, और क्या कहेंगे, और कहेंगे गजानन। और भी हम क्या कहते हैं, उमासूत कहते हैं। ठीक है, और शिवपुत्र कहते हैं, ये हम कह सकते हैं। आगे नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो अनुनासिक वर्ड कौन से होते हैं जिनमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करा जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। जैसे चांद, चांद, ठीक है, और गांव, क्या, गांव, तो ये हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था 22 नंबर था कि श्रुतलेख से क्या आशय है, मतलब क्या समझते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं। तो श्रुतलेख आपको पता है क्या होता है, ये है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसे क्या है, सुनता है। ठीक है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन था, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अनुस्वर एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछा, अनुस्वर का अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है। तो अनुस्वर के लिए अनुस्वर का चिन्ह क्या होता है, वो होता है जो एक बिंदी लगती है। ठीक है, जो एक बिंदी लगाते हैं, एक बिंदी जो हम लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, अनुस्वर होता है। ठीक है, और अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक जो हमारा होता है वो होता है चंद्रबिंदी। जो चंद्रबिंदी हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे आप। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन आया था कि गणित में कौन कौन सी सक्रियाएं होती हैं, लिखिए। ठीक है, तो गणित की जो सक्रियाएं होती हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो दो प्रकार की होती हैं, एक गणन और एक होता है गुणनफल। ठीक है,
तो 24 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि गुणा में कौन कौन सी सक्रियाएं होती हैं। तो गुणा में क्या होती हैं, गुणन क्या होता है, गुणन होता है, और क्या होता है, गुणनफल होता है। ये यहाँ पर हम लिख सकते थे, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद पूछा गया था, अगला क्वेश्चन 25 नंबर था कि समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। तो समानार्थी शब्द के उदाहरण क्या होता है, जल पानी सूर्य, सूर्य का रवि, ठीक है, जल का पानी सूर्य का रवि, इस टाइप से हम लिख सकते थे, ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है शा 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 का उच्चारण स्थान है। तो सा शा सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इन तीनों शा के क्या है, उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। तो ये वाला शा जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, ठीक है। और जो ये वाला शा होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका होता है मूर्धन्य, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला शा होता है इसका स्थान क्या होता है, ये होता है दंत्य, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा आपका। अगर आप इस तरीके से लिखा है तो आपका क्वेश्चन सही गया है और आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 27 नंबर क्वेश्चन था कि ऐच्छिक शब्द का विलोम है। ऐच्छिक का क्या होगा, ऐच्छिक का क्या विलोम होगा, अनैच्छिक होगा, ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन था। 28 नंबर क्वेश्चन था कि आघात किसे कहते हैं। तो आघात किसे कहते हैं, चोट, प्रहार या हमले को क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। चोट, चोट, प्रहार या हमला, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पठन कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता ही है पठन कितने प्रकार का होता है। पठन 2 प्रकार का होता है, सास्वर होता है, सास्वर पठन होता है, मौन पठन होता है, ठीक है। जब हम बुक पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो हम सास्वर करते हैं और मौन करते हैं। तो कौन सा आएगा, सास्वर होगा एक, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, मौन होगा, ठीक है, मौन पठन होगा। तो यहाँ पर ये हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर पूछा गया था कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा है। तो कोठारी आयोग जो आया था आपका कब आया था, ये हमारा आया था 1964 से 1966 में आया था। 1964 से 66 में आया था, ठीक है, कोठारी आया। और किसके अनुसार लाया गया था, दौलत सिंह कोठारी द्वारा लाया गया था। तो इसमें बड़े गणित सब्जेक्ट के लिए क्या सिफारिश रखी थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें कहा गया था कि इस आयोग में जो गणित की शिक्षा को व्यवसायिक और क्या है जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया था कि गणित की शिक्षा ऐसी दी जाए कि बच्चे क्या है अपना कुछ व्यवहारिक जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ के बल देना इसमें कहा गया था, ठीक है। अगले देखते हैं, अगला हम अब हमारा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अब जो अगले हैं हमारे वो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो आपने अच्छे से करे होंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था कि जो है लेखन में बर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय लिखिए। ये तो आप लिख ही दिए होंगे। तो उच्चारण है, पढ़ना है, अभ्यास है, शब्दकोश है, प्रक्रिया है, ये हमारी सब क्या होती हैं, इसमें शुद्ध निवारण के उपाय होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि लिखना तो यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत सारी जगह घिर जाएगी। तो एक होता है घोषणावाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य और नकारात्मक वाक्य होता है, इसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। फिर अगला होता है शाश्वतवाचक, संकेतवाचक को शाश्वतवाचक कहते हैं। फिर संदेहवाचक वाक्य होता है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन था। ये पेपर जो है बहुत ही इजी पेपर आया था आपके डीएलएड में। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ले लीजिए या 4th सेमेस्टर ले लीजिए, सभी में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें अच्छे से तैयारी की है तो आप जो है इसमें फुल मार्क्स लाएंगे।
तो अगला 33 नंबर हमारा क्वेश्चन जो था वो था विराम चिन्ह के प्रकार। तो पता ही होंगे आपके विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है, उपविराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, फिर क्या होते हैं, निर्देशक चिन्ह होते हैं, और होता है हमारा कोष्टक चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बाद होता है उल्लेख चिन्ह होता है, अपूर्ण विराम होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, और दीर्घ विराम होता है, लोभ विराम होता है। ये हमारे सब क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। तो आपके जो है इस तरीके से आपके विराम चिन्ह यहाँ पे आने थे। अब अगला क्वेश्चन जो अगला पूछा गया था वो था कि प्रारंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो आपने कर ही दिया, वो पठन की उपयोगिता क्या होती है, भाषा का विकास करना, उन समझ करना, आत्मविश्वास में सुधार करना, सीखने का आधार है, और क्या शब्दावली विस्तार है, सीखने में आनंद आता है, और क्या विश्व को समझना है। ठीक है, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ज्ञान संबंधित विकास कर सकते हैं, स्वतंत्र पठन मतलब पाठक बने, और क्या है, पाठ और छवियों से जुड़े मतलब जुड़ना। ठीक है, इसके बाद मतलब जो चित्र होते हैं उसके द्वारा देख के हम उसको जोड़ के कनेक्टेड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसकी उपयोगिता हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो था मैथ से था, तो था गणित की सक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो गणित की सक्रियाओं में शून्य का महत्व क्या है, शून्य का जो बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो शून्य का महत्व यहाँ से आपसे पूछा गया था। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें क्या है, कोई मान नहीं होता, लेकिन यह क्या होता है, गणितीय संख्याओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो शून्य बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो गुणा में शून्य किसी भी क्या है संख्या को शून्य कर देता है। ठीक है, और भाग में शून्य से भाग देने पर क्या है, परिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था 36 नंबर था। तो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य बताने थे, तो क्या है, ध्यान केंद्रित करना, जानकारी को सटीक रूप से समझना, कि क्षमता का विकास करना, विभिन्न प्रकार के वक्ताओं को क्या है लहजे में समझाना, और उनकी क्षमता और अपनी क्षमता का विकास करना, जानकारी का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करने की जो क्षमता है उसको विकास करना, प्रभावी ढंग से प्रक्रिया को देने की क्षमता विकसित होना। मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्या है उसको अच्छे से हम क्या है प्रभावी ढंग से क्या है उसकी प्रतिक्रिया उस पर दे पाएँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, पूरक है, ये हमारे क्या होते हैं, वाक्य के तत्व होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन था कि आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे जो है सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपको खुद ही करना था क्वेश्चन, इसमें भी कुछ जाना नहीं था। कैसे कि कविता को बार बार दोहराएं, बच्चों को संख्या को क्रम में याद कराएं। ठीक है, और क्या है, कविता के साथ जो है गतिविधियां का उपयोग करें और लय ताल में करें, और जो है संख्या को क्या है गिनती के द्वारा मतलब कि गिनतियों को वस्तु का क्रम में रखकर। ठीक है, और कि संख्या और कविताएं बनाएं मतलब संख्या का क्रम हो 1 2 3 4 चलो चलो चलें बाजार, इस तरीके से तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, संख्याओं को तो मतलब कि संख्याओं को भी हम क्या है बच्चों को या गीत के द्वारा या जो है कविता के द्वारा पोएम के द्वारा सिखा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आपसे कि मैथ से ही था, मैथ से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हैं कि गणित शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, तो मतलब थोड़ा बहुत कि गणित की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, समस्या को समाधान के लिए, कि तार की शक्ति बढ़ाने के लिए, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक है, पैसे वैसे गिनने के लिए बच्चों को। ठीक है, और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में क्या है अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या है गणित की शिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, अगर पहले से हम गणित अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे चल के जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम डीएलएड करते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है गणित में, तो जाहिर सी बात है पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक गणित तो होगी, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा। तो डीएलएड में आपको सब वही सिखाया जाएगा। इसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था संख्या ये दिए आपको 5 से भाग दिया, और क्या है भाज्य और भाजक भागफल का शेषफल लिखिए। तो इसमें आपको क्या है लिखना था, तो इसमें भाज्य क्या होगा, तो पहले भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग करते हैं कैसे करेंगे, तो आपको पता ही होगा, ये तो कर ही लेंगे। 58350 को भाग करेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर आपको इसी तरीके से वहाँ पर करना था।
ठीक है। ठीक है, तो 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचाएंगे, 5 छक्का 30। ठीक है, 30 के बाद इसके बाद जो हमारा इसके नीचे बचेगा, इधर लिख दे रही हूँ मैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, 3 बचा, फिर ये 5 हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या आएगा, 7 35, आ जाएगा और 0 यहाँ पर ये स्टेप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व करना था हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें शेषफल नहीं बचा। अब इसको आप देख लीजिए, ऐसे मैंने सॉल्व किया है। अब इसको हमें लिखना कैसे था, अब इसको मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि ये रफ करना ही पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पर लिख दे रही, रफ नहीं करती हूँ। तो भाज्य, यहाँ पे इस टाइप से आपको भाज्य लिखना है, फिर यहाँ पर भाजक। ठीक है, फिर क्या लिखना है, भागफल। ठीक, इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर क्या आएगा, शेषफल। ठीक, तो भाजक में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 8350 आ जाएगा। ठीक है, भाज्य में हमारा आ जाएगा, और भाजक में हमारा क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भागफल हमारा क्या आएगा, भागफल हमारा क्या आया, ये आया। ठीक है, 1670 आया, 1670 आया, और शेषफल हमारा नहीं आया, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, और ये हमारा भाजक है, और भागफल हमारा ये है, और शेषफल हमारा 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। चलो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ एक बार। इसको हमें ऐसे लिखना था, भाज्य, ठीक है, फिर भाजक, ठीक, फिर भागफल, तो भाज्य हमारा क्या था, 8350 था, और भाजक 5 था, भागफल क्या था, 1670 था, और शेषफल हमारा क्या आएगा, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखना था। अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर पेपर सॉल्व कर लिया है, 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो आपको आया था। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि यहाँ पर आपने कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक की है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही गए हैं और आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो मैथ के सवाल इसमें आपसे जहाँ तक पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर छोड़ना। और हम कल जो है अपना अगला पेपर करेंगे, जो आपका पेपर होगा। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।